उठे उठे जगे सौराष्ट्र के लिए, जगे जगे। अब सौराष्ट्र जो है, हमें अपने राष्ट्र का हित सोचना है। और उसके बाद आगे क्या कहता है? स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। हमें स्वयं को भी सजना है और इस वसुंधरा को भी संवारना है, इस धरा को भी संवारना है। और कैसे संवारना है, पूरा लक्ष्य गीत आपके कार्यों को बताता है और वही कार्य आप सभी करते हैं। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की शाल ओढ़ती रहे धरा। क्या हम ये कार्य नहीं कर रहे? ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की। या ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे। हर एक वो कार्य जो आप कर रहे हैं, वो सारा कार्य एनएसएस लक्ष्य गीत में है। प्यारे बच्चों, एनएसएस 1969 में बना था, कागज पर आया था हमारे सामने, लेकिन आप अगर एनएसएस के संस्कार देखें और एनएसएस के कार्य करने की शैली को देखें तो यह हजारों साल के भारतीय संस्कारों को दर्शाता है। आप महसूस कीजिए, वसुधैव कुटुंबकम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर वसुधैव कुटुंबकम का बहुत प्रचार किया और उसके बारे में बहुत कार्य भी हुए और वसुधैव कुटुंबकम को भारतीय परिधि से निकालते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। यह जो वसुधैव कुटुंबकम है, एनएसएस इसी भावना से कार्य करता है, पूरी धरा को एक परिवार मानते हुए कार्य करता है। और उपनिषदों में जब हम एक और ब्रह्म वाक्य को देखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम उस भावना से भी कार्य करते हैं। आप याद कीजिए भारतीय संस्कारों को, आप याद कीजिए भारतीय संस्कृति को। रानी लक्ष्मीबाई नाम सुना है? लड़कों की आवाज नहीं आई, लड़कों ने नहीं सुना। लड़के बेचारे आलस के मारे, है ना सर? बोला नींद आ रही है ना? ये गुड़िया सही बात बता रही है। वो एक मेरे जैसा खड़ा हो गया कवि मंच के ऊपर। अब कवि महोदय को कई दिनों बाद तो मंच मिला, सुनाना शुरू कर दिया कवि ने। अब मेरे को भी बच्चे कई दिन बाद ही मिलते हैं, ऑफिस में बैठे हुए वैसे तो बच्चे मिलते नहीं। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि जब मैं आऊं तो बच्चा चाहे सो जाए, अपना ज्ञान पूरा पेल लो। किसी भी ज्ञान के अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? अगर मैं 2 लाइनें भी वापस ले गया, यहाँ छोड़े भी ना, तो कोई फायदा नहीं है। जितनी लाइनें वो सारी की सारी यहाँ उड़ेल देनी है। तो कवि महोदय मंच पर खड़े हो गए और सुनाने लगे, बेटा तू कई देर में बड़ा दुखी हो रहा है, आराम से बैठ जाना। क्यों हो गया जी? तो उन्होंने देखा दीवार की ओर, ऊपर एक झरोखा था, झरोखे की ओर देखा और सुनाने लगे कवि महोदय। बोले ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके। ये जो चिलमन है, देखो बच्चों की वाह इसी के ऊपर आती है, ज्ञान के ऊपर नहीं आएगी, गंभीर चीजों पर नहीं आएगी। बोले ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके। 10 सेकंड देखा इधर उधर, फिर बोले ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी। कई दिनों बाद श्रोता मिले थे। अब श्रोता कई दिनों बाद मिले, बाद में तो कवि तो आपको पता है पूरी कविता सुनाएगा ही सुनाएगा। बोले ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके। नीचे से खड़े हुए संजय जी और बोले आग लगा दो चिलमन को ना तुम इतना खुश हुए, है ना? यही कमाल की बात है हमारे बच्चों की। इसीलिए तो मैं कहता हूं अक्सर वो लाइन मीर तकी मीर की एक है लाइन, आप बच्चों के लिए ही है कि खौफे आबोस से गोगाए कयामत के लिए खोने ख्वाबिदाई उस साक जगाया न गया। शहरे दिल बड़ी नामुराद जगह थी, एक बार उजड़ा तो फिर बसाया न गया। बोला जी
और कुछ समझ नहीं आया, आखिरी लाइन समझ आई है। क्यों उधर गया तो फिर बसा नहीं। हमारे बच्चों को इतना ही समझ आना चाहिए कि उधड़ना नहीं है, बसना है। तो प्यारे बच्चों, जो एनएसएस है ये एक भारतीय संस्कारों को समाहित किए हुए है। जो मैं बात कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई की, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा उनके पूरे जीवन काल में उनके घर से बाहर सिर्फ 2 लोगों ने देखा था। डू यू नो द फैक्ट? बोला जी सुना तो ये है कि 1857 में खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने ये सुना है ना, लेकिन ये नहीं पता। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि रानी लक्ष्मीबाई का जो चेहरा है 2 अंग्रेजों ने देखा था, दोनों ही अंग्रेज थे। एक वकील था जिससे रानी लक्ष्मीबाई जब डॉक्यूमेंट बनवा रही थी तो बीच में पर्दा था, एक तरफ रानी थी एक तरफ वकील था, और रानी का जो पुत्र है वो अचानक आता है और वो उस पर्दे को हिलाते हुए क्रॉस करता है। तो क्षण भर के लिए जो होता है ना, वो उस अंग्रेज ने देखा हुआ था, वकील ने। दूसरा, उस इंग्लिश अंग्रेज ने देखा हुआ था जिसने रानी का पीछा किया था। तो अंतिम समय में उसी ने पहचाना था, यस शी इज रानी काठर, उसको पकड़िए। और रानी जब मंदिर में पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनके साथ जो 20-25 सिपाही थे, रानी जो है अपने अंतिम समय में पहुंच चुकी थी मंदिर में, और वो कहती है कि मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ नहीं आनी चाहिए। थोड़े समय में बाद रानी ने प्राण त्याग दिए थे, और उसके बाद उनके वहीं पर मंदिर के पीछे कुछ लकड़ियां थी सूखी, और उनको उनकी डेड बॉडी को आग लगा दी गई, चिता वहीं बन गई। और धीरे धीरे वो सारे सिपाही भी अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं। लेकिन जब वो अंग्रेज पहुंचते हैं और स्वयं फिरोज पहुंचता है तो वो कहता है क्या रानी नहीं है? मतलब बड़ा विचलित हुआ वो कि जिसको पकड़ने के लिए उसने इतना जोर लगाया। क्यों? क्योंकि ये एक ईगो का भी मैटर था कहीं ना कहीं। तो उसको बड़ा अफसोस भी होता है कि देखो रानी नहीं है। लेकिन ये भारतीय संस्कारों का लेवल देखिए, क्या कि एक नारी जो बहुत आराम से समर्पण करके अंग्रेजों के सामने पेंशन लेके किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर सकती थी, उसने समर्पण को स्वीकार नहीं किया बल्कि जीवन के बलिदान को स्वीकार किया। ये लेवल है। और हमारा लेवल किस लेवल का है? गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपने बताया राहुल जी, आपका वो विषय नहीं आया, चलिए मैं बता देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। अगर आपने सुनी हो वो कहानी, अभी 4 साहिबजादे, कभी मूवी देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 9 साल और 6 साल का बच्चा, 9 का भी पूरा नहीं हुआ और 6 का भी, और दिसंबर की रात में औरंगजेब के एक मंत्री वजीर खां के कैद कर दिया गया, वजीर खां के द्वारा। कहां? महल के बुर्ज पर, 3री मंजिल पर। और वो जो बुर्ज था वो चारों तरफ से खुला था, हवाएं, और दिसंबर का महीना, सोच के देखिए। और दिसंबर की शुरुआत नहीं है ये, दिसंबर का 3रा सप्ताह चल रहा है, 22-23 दिसंबर की रात। और वो बच्चे अपनी दादी के साथ, गुजरी के साथ उस महल की छत पर है और उनके पास कोई कंबल नहीं है। कैसे रातें गुजारी होगी उन्होंने? किस लिए? कि अपना धर्म परिवर्तन कर। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया, और फिर फाइनली ये हुआ कि उनको लाया गया और उनको दीवारों में चुनवा दिया गया। और जब दीवार छोटे भाई की आंखों तक आई तो बड़ा भाई रोने लगा, और छोटा भाई कहता है, 6 साल का था वो छोटा भाई, वो कहता है क्या हुआ? डर गया, रोने लगा? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा। बड़ा भाई कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मृत्यु पास आ गई है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि धरती पर पहले मैं आया और जा पहले तू रहा है। इस लेवल के संस्कार थे कि हम धर्म नहीं परिवर्तन करेंगे, हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। यही आप लोगों को कई इतिहासकारों ने एक चीज पढ़ाई होगी, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा।
बड़ी जोर से आवाज आती है, उससे पहले भारत नहीं था क्या? फिर इन नैरेटिव को बदलिए। ये जो चीजें हैं ना आपके दिमाग में डाली गई है, ये बिल्कुल गलत चीजें डाली गई है। एक्चुअली हमें इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया गया है। हम लोगों को इतिहास का सही दृष्टिकोण कभी दर्शाया ही नहीं गया। जी आए थे, मैं डीएचसी की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर हायर एजुकेशन। मैं पहुंचा था जिस पर आपके बीच में, या नहीं पहुंचा था? अगर मैं गया था तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन राजीव रतन जी भी आए होंगे जरूर, हैं? अच्छा, पंचकुला मिले थे, ओके ठीक है। उस कैंप में राजीव रतन जी नहीं गए होंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि उस वक्त डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने एक बात कही थी कि इन कैंप का मजा तभी है जब इनका लाभ बिल्कुल अंतिम छोर पर रह रहे विद्यार्थी को मिले, सतनाली के बच्चे को मिले, नांगल चौधरी और कृष्णा नगर के बच्चे को मिले, या फिर हम जब इधर आते हैं तो हम ये देख रहे हैं वो पूरी बेल्ट यहां पर आज मौजूद है। जब अंतिम छोर का बच्चा कैंप में आएगा, व्यक्तित्व विकास होगा, उसका तो फायदा होगा। और जब मैंने बात की थी डॉक्टर पवन जी से, तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं दिल से। हमने पूछा कि सर हम दादरी जिले के किसी कॉलेज में इस बार यूनिवर्सिटी लेवल कैंप लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि भिवानी में ऑलरेडी एनआईसी लग चुका था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, और भिवानी में बहल में लगा था वो। तो जब बहल में वो एक कैंप लग चुका था तो हम ये चाह रहे थे सीबीएलयू का ये कैंप किसी अन्य जगह पहुंचे जहां पर डेफिनेटली थोड़ा बच्चा और ज्यादा सीख सके। तो पवन जी ने बिना कुछ सोचे समझे पूछे, एक आदमी को होता है कि मैं स्टाफ से पूछूंगा या देखूंगा, बोला जी हमारे हरिया मंडी में लगा लो, बिल्डिंग नहीं बनी है, सारी सुविधाएं हैं। और उसके बाद मैंने कहा जी 200 बच्चे रात को भी रुकेंगे? बोले जी हाँ व्यवस्था है सारी, नहीं होगी तो कर देंगे। एक बार भी झिझक महसूस नहीं हुई। ये प्राचार्य, ये लीडरशिप क्वालिटी है और ये पवन जी में मौजूद है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर का। उसके बाद आभार व्यक्त करता हूं यहां पर विराजमान विभिन्न कॉलेजेस से आए हुए सभी प्रोग्राम ऑफिसर साहिबान और इस महाविद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य, टीचिंग नॉन टीचिंग, जो कि इस कैंप को लीड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। छुट्टी होगी लेकिन वो छुट्टी में अपने घर नहीं होंगे, आपके साथ होंगे। तो उन सभी का भी आभार। और उसके बाद दिल से आभार व्यक्त करता हूं आज सुबह से जो व्याख्यान हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि आप ही के बीच के कुछ युवा साथी जो आपसे 1 या 2 या 3 साल ज्यादा अनुभवी हैं, जिन्होंने कुछ ज्यादा अनुभव लिया है छात्रों के हित में कार्य करते हुए, छात्रों की आवाज के लिए कार्य करते हुए, राहुल जी, नवीन जी और अन्य साथी, उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आया, आपका मार्गदर्शन किया। और उसके बाद अन्य कॉलेजेस से आए हुए साथीगण भी हैं, जैसे सोनू मुझे दिख रहा था भाई साथी हमारा, ये अन्य कॉलेज से है, ये भी आया हुआ है, कुछ अन्य और भी दिख रहे थे कि ये आप लोगों के लिए है बेटा। एनएसएस क्या है? आप सभी एनएसएस में हैं? एक ही शब्द पूछ रहा हूं, एनएसएस क्या है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो फाइनल ईयर के हैं? फाइनल ईयर के बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, गर्ल्स की ज्यादा है, बॉयज की कम है। सेकंड ईयर के कितने हैं? ओके। और ऐसे कितने हैं जिनका एनएसएस में ये पहला साल है? एनएसएस में ये पहला साल है। अच्छा, बाकी सारे दूसरी साल वाले हैं। गुड। फिर तो आपसे सवाल पूछना ज्यादा ठीक रहेगा, जिनका दूसरा साल है एनएसएस में वो कितने बच्चे हैं? बिल्कुल हाथ देखिए, बटन दबा दो। आप बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों। आपके अगर मैं भी वहां होता है स्टूडेंट, मैं भी यही काम करता।
आपकी कोई गलती नहीं है। अरे घुमाई थी। देखिए मेरी भी गर्दन ग्रेविटी की थ्योरी को पूरी तरह से पालित करती है। वो जैसे ही कोई मास्टर जी सवाल पूछते थे ना, गर्दन ग्रेविटी तुरंत नीचे हो जाती थी, है ना। देखिए ग्रेविटी की पालना करना हम सभी का पूरा फर्ज बनता है, लेकिन हम सीखेंगे कैसे अगर हम ग्रेविटी की पालना करें। घबराइएगा मत, मैं कुछ अलग नहीं पूछने वाला, मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, एनएसएस क्या है। कोई एक बच्चा अपनी मर्जी से हाथ खड़ा करे। अरे वाह, पहले तो इस बेटी के नाम पर क्लैप करो। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई नो। हाँ बेटा, निस्वार्थ भावना। निस्वार्थ भावना, वेरी गुड। और कुछ? सर एक ही वर्ड में बताना था ना। नहीं, मैंने कहा एनएसएस क्या है, आप बताइए। जो बताना चाहे ऐसे लिखते बेटा, कोई दिक्कत नहीं। समाज सेवा और दूसरों को अपने से पहले रखना। हाँ बेटा, समाज के प्रति लगाव और समर्पण। ओके, एक इधर से भी। हाँ सर इसका पहला मोटो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना और समर्पण कर स्वयं से पहले आप। ओके गुड। चलिए एनएसएस से हमें क्या मिलता है, अब अगली बात पर आता हूं मैं। रुक जा बेटा, मैं किस बात पर आ रहा हूं कि चलिए जी हमने समाज सेवा भी कर दी, वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी भर दी, हमने पूरे धरा को एक परिवार समझ लिया, सारी समाज सेवा हमने कर दी, निस्वार्थ भाव से भी कर दी। भाई मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला? हाँ गुड़िया आप बता। मन की शांति, दूसरों की खुशी। बेटा मन की शांति बुढ़ापे में देखेंगे, अभी मन की शांति का समय नहीं है। हाँ सर सबसे पहले खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सवाल, ये जवाब जानना चाहते हैं। भाई हम ये सारा क्यों कर रहे हैं? हम ये सारा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अपना व्यक्तित्व विकास भी हो। हरियाणा सरकार ने ये कैंप लगा रखा है आपका, 200 बच्चे यत्र तत्र सर्वत्र पूरे भिवानी पूरे दादरी से इकट्ठे कर लिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ इकट्ठे कर लिए, ब्रेकफास्ट भी हो रहा है, लंच भी हो रहा है, डिनर भी हो रहा है, और सरकार ने अच्छे खासे रुपए दे रखे इस पूरे कार्य के लिए। जब ये कार्य किया जा रहा है तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि भाई सरकार को क्या आवश्यकता है ये कार्य करने की? कोई आवश्यकता है? आप कॉलेज में आए, अपने पढ़े और घर चले गए, उसके बाद क्या आवश्यकता थी कि इस तरह का कैंप करे? उसके बाद क्या आवश्यकता थी कि एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो जिसमें अन्य राज्यों से भी बच्चे आए, ताकि आप अपने क्षेत्र के अलावा अन्य संस्कृतियों का अध्ययन भी कर सके, अन्य लोगों को भी जान सके। और जब आप जानेंगे तो आपका व्यक्तित्व विकसित भी होगा और समाज का और राष्ट्र का जो भी उसकी समस्याएं हैं उनका अध्ययन होगा, उनका निराकरण। जब राष्ट्रीय एकता शिविर होता है तो हम ये देखते हैं कि तमिलनाडु का बच्चा आता है हमारे यहाँ, और जब वो आता है तो वो अक्सर एक ही बात कहता है। तमिलनाडु का बच्चा जब यहाँ पहुंचता है, हम बात शुरू करते हैं उससे, तो वो कह देता है जी हिंदी ले। हिंदी नहीं आता जी, हिंदी ले। हम भी कह देते हैं इंग्लिश ले, हमें भी इंग्लिश नहीं आता। लेकिन जब वो यहां से जाता है 7 दिन के बाद, तो वो हरियाणा का राम राम जी सीख के जाता है और अपना मसाला डोसा हमें देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखे, रुक जाओ। मैं एक पीछे देख रहा हूँ, एक साथी ऐसे कर, हम भी तो कुछ देना। मतलब युवा है, जोश होना चाहिए। ये मृतक अवस्था जो है युवा की कभी भी स्वीकार्य नहीं होगी। आपको पता है आप ही की एज का एनएसएस वॉलंटियर प्रति महीने लगभग 40,000 रुपया कमा रहा है ऑनलाइन व्यापार से। आपको पता है आप ही की उम्र की एचयू की हमारी बेटियां ऑनलाइन अचार का बिजनेस कर रही है और उनका अचार दूर दूर तक जा रहा है। आपको पता है कि आप ही की उम्र के हमारे बच्चे कपड़ों के प्रोडक्ट बनाकर ऑनलाइन बेच रहे हैं। और आपको ही ये पता है कि हमारे फरीदाबाद के एनएसएस के बच्चे अपने ऐप चला रहे हैं 2-2, 3-3 और उनसे प्रतिमाह हजारों रुपए की कमाई कर रहे हैं। नए नए स्टार्टअप, इस देश के 1.25 लाख स्टार्टअप हैं जो पिछले 10 सालों में रजिस्टर हुए हैं। तो ये जोश होना चाहिए कि हमें अपने आप को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है। और जब 20 साल बाद 2 पीढ़ियों के बीच में खड़े हो आप, अपने माँ बाप और अपने बच्चे, तो उनके दोनों पीढ़ियों से आंख मिला के कह सकें कि हमने अपनी जवानी का सदुपयोग किया और हम सफल हैं। ये हमें कहना है। अदरवाइज 20 साल बाद जब आपका युवा बच्चा आपके सामने खड़ा होगा और आप कहेंगे कि मेरा बाप जो है वो 5 किले जमीन छोड़ गया था और मैंने उसको 2 किले में कन्वर्ट कर दिया नशा कर करके, बेटे मेरी ये सफलता है। आप ये कहना चाहेंगे या ये कहना चाहेंगे कि मेरा बाप 5 किले जमीन छोड़ गया था और मैंने एग्रीकल्चर में इतने नए नए एक्सपेरिमेंट किए कि आज मेरी 50 किला जमीन है और मेरी खेती से जो प्रोडक्शन होता है वो विदेशों तक जा रहा है। अब आपको क्या कहना है वो आपको देखना है कि आप क्या कहना पसंद करेंगे। तो 2 लाइनों के साथ बात खत्म करेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। ये जो कैंप आप लगा रहे हैं इसका एक फायदा और बता देता हूं जाते जाते, और वो फायदा ये है, आपको पता है हरियाणा में प्रति वर्ष 30 बच्चे, 15 मेल और 15 फीमेल को हरियाणा स्टेट एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसके 21,000 रुपए प्रति बच्चे को इनाम मिलता है। 21,000 का इनाम, एनएसएस का मोमेंटो और सर्टिफिकेट, 3 चीजें। किस बात के लिए? कि एनएसएस की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक गतिविधि का आपका नंबर जुड़ रहा है और उसके बाद फाइल बनती है और फाइल बन के ऊपर जाती है आपके प्रोग्राम ऑफिसर, वहां से कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से स्टेट एनएसएस सेल, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और फिर इनाम मिलते हैं। अभी माननीय सीएम साहब ने 18 एनएसएस वॉलंटियर को इसी इनाम से सम्मानित किया है 12 तारीख को यूथ डे पर। तो आप में से भी कोई ये सारी गतिविधियां करके इनाम भी ले सकता है। और उसके बाद उससे आगे एक और बड़ा इनाम है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है वॉलंटियर को, और प्रति वर्ष 30 एनएसएस वॉलंटियर को मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हमारा नंबर ऐसा भी आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।